नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ हैं ब्रिज द्विवेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र में जिस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल है, इसी बीच शरद पवार की एंट्री हो चुकी है। शरद पवार ने कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। तो मैं पूछूंगा ब्रिज द्विवेदी से कि शरद पवार की ये क्या टेक्निक है और किस तरीके से वो महाराष्ट्र इलेक्शन में अपना चुनाव का रणनीति बनाने जा रहे हैं। जैसे देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र चुनाव है 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 तारीख को नतीजे आएंगे, ये हम लोग सबको पता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें अच्छी चीज़ भी कह सकते हैं, खराब चीज़ भी कह सकते हैं। जैसे शिवसेना 2 पार्ट में हो गई है, एनसीपी 2 पार्ट में हो गई है, तो अब कहीं ना कहीं हर जगह सीट में जो मुकाबले होंगे वो एनसीपी शिवसेना वर्सेस शिवसेना ऐसे देखे जाएंगे आपको। मतलब ये पूरा, तो इसमें ना शरद पवार की जो एनसीपी है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करेगी। जो कांग्रेस और इसकी गठबंधन है शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, जो इनके गठबंधन में, उसमें एनसीपी का रोल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी एक तरफ चाचा है तो दूसरी तरफ भतीजे हैं। तो कहीं ना कहीं शरद पवार का जो अलग होना है अजीत पवार से, कहीं ना कहीं डेंट तो पड़ा है इनकी पार्टी को। बिल्कुल है ना। आप देख लो, वही तो सवाल आ रहा है कि इस बार क्या चाचा अपने भतीजे को गच्चा दे पाएंगे कि नहीं, या भतीजा जीत के ले जाएगा। वही अब देखना होगा। क्योंकि आप देखोगे जब पार्टी टूटी भी तो अजीत पवार ने ही तोड़ा पार्टी को। जितने विधायक ले गए वहां पर सरकार बनाए, शिंदे मुख्यमंत्री बने। तो आप कैसे देख रहे हो उसको? आप समझिए कि वहां से जब खुद वो चीजें हुई अजीत के साथ, तो अब इस बार है शरद पवार के पास चांस कि वो अजीत को कैसे मात देते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जैसे कि सुप्रिया सुले हैं। हाँ। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार का उनके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से राजनीति में इसका। हाँ, जैसे बारामती सीट जो है ना, पवार की एक मतलब गढ़ मानी जाती है। जो पवार फैमिली है, पूरी फैमिली की बता रहा हूँ, वो गढ़ मानी जाती है। जैसे 1962 में ये सीट बनी, तो 1967 में पहली बार यहाँ से विधायक बने। अच्छा। ये शरद पवार। उसके बाद 1990 तक लगातार वहां से विधायक बने हैं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने अजीत पवार को सीट से चुनाव लड़ाया, फिर वो विधायक बने। तो आप देखेंगे जो बारामती है, पूरा जो सीट है, वो पर्टिकुलर सीट की बात करें तो वो पूरी तरीके से जो पवार हैं उनका पूरा गढ़ है पूरा। ये चुनाव में ही नहीं, पहले से ही चलते आया, शुरू से ही। तो जिस तरीके से अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक अपनी रैली में बोला है कि 4 बार के मुख्यमंत्री मैं रहा हूं, उसके बाद मेरी राजनीति का करियर कुछ इस तरीके से रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पब्लिक के बीच में आके इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया है। हाँ, कह सकते, क्योंकि आप ये देखिए कि इस तरह का बयान, जैसे अभी कहा यह भी जा रहा है कि शायद इस चुनाव के बाद वो, मतलब 2 साल के बाद राज्यसभा सांसद है जी, तो 2 साल बाद जब कार्यकाल खत्म होगा तो कहा जा रहा है कि संन्यास भी ले सकते हैं। तो ये एक इमोशनल कार्ड हो सकता है इस चुनाव में। अच्छा। जीतने के लिए कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, तो इस बार चाहूंगा कि हमारी पार्टी को आप लोग जिताइए। तो संन्यास लेने से पहले कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को भी चाहेंगे कि पूरी तरीके से वो मतलब बिल्कुल। देखो, राजनीति में ले आए। बारामती सीट की मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ, जैसे अब मैं बताता हूँ, जब ये राजनीति शुरू हुई पवारगढ़ की, तो अजीत पवार विधायक थे जी। लेकिन जब अजीत पवार को टेक ओवर कराने के लिए ही शरद पवार ने सुप्रिया सुले को आगे बढ़ा दिया, तो इसके वजह से अजीत पवार ये हो गए दरकिनार हो गए उस पार्टी में, और सुप्रिया सुले प्रमुख चेहरा हो गए शरद पवार के बाद। इस वजह से अजीत पवार को अलग होना पड़ा। और दूसरी जो पार्टी थी, जैसे एकनाथ शिंदे के साथ मिलके उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बना लिया। आप देख लो, अभी जैसे लोकसभा चुनाव की ही बात कर लें, उसमें भी उन्होंने क्या किया, अजीत पवार ने अपनी पत्नी को उतारा वहां से सुप्रिया सुले, तो आपस में ही ननद भाभी लड़े चुनाव एक दूसरे के खिलाफ। तो अब परिवार में ही, आपस में ही एक अलग तरीके का माहौल बन चुका है और राजनीति पूरी तरीके से निकल के सामने आ गई है। इस चुनाव में ही देख लीजिए, ये चुनाव में भी जो होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ से है अजीत पवार, ठीक है, एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी, बारामती सीट की बात कर रहा हूँ। अजीत पवार के भाई हैं श्रीनिवास पवार। अच्छा। उनके बेटे हैं युगेंद्र पवार, यानी वो शरद पवार के पोते हुए। तो उनका मुकाबला है अजीत पवार से, युगेंद्र पवार वर्सेस अजीत पवार, फिर पवार वापस। तो आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है ये लड़ाई, मतलब एक दूसरे में, क्योंकि वो उनके युगेंद्र पवार के पास भी ये खेमा था
शायद जी। उनके पिता के जो भी रहा हो पॉलिटिक्स में, कि उनके पास था, वो अजीत पवार के साथ जा सकते थे, जी। क्योंकि अजीत पवार और श्रीनिवास जो उनके पिता है योगेंद्र के भाई हैं, जी। तो वहां जा सकते, लेकिन हालांकि उन्होंने चूज किया अपने दादा के खेमे में जाने के लिए, अच्छा। शरद पवार के। तो ये भी काफी तो इंटरेस्टिंग होने कहीं वाला ना है। कहीं धीरे धीरे जैसे देखा जा रहा है, कभी असदुद्दीन ओवैसी एक स्टेटमेंट दे देते हैं और अपने कैंडिडेट्स को उतार देते हैं, हाँ। कहीं पे मनोज जरांगे का हम रोल देखते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। इस तरीके से शरद पवार भी आ चुके हैं पूरी तरीके से। तो महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वो पूरी तरीके से गर्मा गर्मी में ही रहने वाला है। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि इस बार जैसे हम लोग अनुमान लगा लेते थे कि बीजेपी को इतनी सीट मिलेगी, हाँ। या इतनी सीट एनसीपी को, या शिवसेना को, कांग्रेस क्योंकि इतना सब आगे चलेगी या clear कितना था। पीछे चलेगी। इस हाँ। बार सब आपस में ही मिक्स हो गए हैं। इस बार कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन हाँ। किसके साथ मिलकर सरकार क्योंकि बनाएगा। बागी विधायक भी है बहुत सारे, हाँ। उन लोग का भी रोल कहा जा रहा है काफी अहम है। चाहे ओएसी की बात हो, ओएसी का भी कहा जा रहा है कि काफी रोल हो सकता है। राज ठाकरे की भी एंट्री है। हाँ, तो राज राज ठाकरे। ठाकरे की पार्टी जो है मनसे, उसका भी, जैसे उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, जी। अमित ठाकरे, तो ये भी देखना होगा क्या होता है। तो 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। इसमें जो आप बारामती वाला एरिया बता रहे हैं, हाँ जी। तो शरद पवार का कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा देखो, मतलब हाँ, गढ़ रहा बिल्कुल, है? मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हो। देखो क्या है कि आप जब पार्टी वाइज डिवाइड करेंगे, जैसे शिवसेना की बात करें या बीजेपी की, जी। तो इन लोग को जैसे मुंबई जैसे जो क्षेत्र है, शहरी वाले इलाके महाराष्ट्र जी। में, इसमें पकड़ ज्यादा है। लेकिन आप अगर विलेज साइड जाएंगे थोड़े से, चाहे वर्धा हो गया, नागपुर, कोंकण एरिया हो गया, या फिर कोई, तो वहां पर आज भी शरद पवार ही दबदबा, शरद पवार का ही दबदबा है। काफी स्ट्रांग होल्ड रखती है पवार फैमिली वहां पर। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पवार फैमिली अभी भी पूरी तरीके से कमांड बनाई हुई है। एनसीपी की बात करें, अगर शरद पवार गुट की बात करें एनसीपी की, तो हाँ। आज भी पकड़ है। लेकिन अब उसमें यह होगा कि अजीत पवार कितने पावरफुल हैं, क्योंकि है तो दोनों एनसीपी के जी। ही पार्ट, अलग हुए लीडर, पहले वहीं पर साथ में थे। तो अब ये दिखना होगा कि कौन ज्यादा पावरफुल होगा दोनों में से, ये देखने लायक होगा। जैसे इलेक्शन होने वाला है महाराष्ट्र में, और पहले देखा गया है कि पार्टी को 2 पार्ट में डिवाइड करवा दिया गया, डिवाइड हाँ। रूल खेला गया। शिंदे गुट एक हो गया, दूसरा उद्धव गुट हो गया। तो आगे देखने को भी हमें मिलेगा 288 सीटों के बाद, जब कौन कितना जीतता है उसके बाद किस तरीके से। उसके बाद अलायंस वाला भी गठबंधन कहीं तोड़ उड़ के कोई ये साइड जुड़ गया, कोई वहां हाँ, चला गया। क्योंकि अब देखा गया है धीरे धीरे कि हर जगह पे कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ वाली राजनीति होना शुरू हो गई है। शायद इसी वजह से, जैसे कहा जाता है ना, शरद पवार के ऊपर भी वंशवाद का आरोप लगता रहा है। जी। तो क्योंकि आप देखोगे, आप चाहे अपने अजीत पवार हो, सुप्रिया सुले हो, सब अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। तो शायद वो संन्यास का बोल के, मतलब एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं जानबूझ के, कि वंशवाद के आरोप से बच सके कुछ। और अपनी पार्टी को और स्ट्रांग बना सके। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, और महाराष्ट्र चुनाव भी बिल्कुल आ ही गया है बिल्कुल। और इसी तरीके की खबरों को और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।